अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो लास्ट वीडियो में हमने लेटर साइनस थ्रोम्बोफ्लेटा शुरू किया था, जिसको हम सिगमंड साइनस थ्रोम्बोसिस के नाम से भी जान रहे थे। उसके जो अब इन्वेस्टिगेशंस, कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट रह गया, वो अब हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम ब्लड स्मीयर कर रहे होंगे। ब्लड स्मीयर हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम रूल आउट कर सकेंगे कि मलेरिया की कंडीशन तो नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर बुखार चढ़ रहा होता है ना, वो भी ऐसे सर्दी लग के बुखार चढ़ता है और एक दिन चढ़ता है, एक दिन नहीं चढ़ता। मलेरिया के अंदर भी ऐसे हो रहा होता है, लेकिन मलेरिया के अंदर तकरीबन 3 से 4 दिन का गैप होता है। 3 से 4 दिन के बाद बुखार चढ़ता है और फिर वो उतर जाता है। तो हम इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ना ब्लड स्मीयर कर रहे होते हैं कि मलेरिया तो नहीं गई। उसके बाद फिर हम ब्लड कल्चर करते हैं। ब्लड कल्चर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली बैक्टीरिया कौन सा है, फिर उसके खिलाफ हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे सकें। और ब्लड कल्चर हमेशा तब करना है जब पेशेंट को चिल्स आ रहे हों। मैंने बताया था कि चिल्स तब आते हैं जब हमारा जो ब्लड क्लॉट बन रहा है वो टूटता है, फिर उसके एम्बोलाई बनते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं, तो फिर ही हमें चिल्स आ रहे होते हैं। तो वो सबसे बेस्ट टाइम होगा कि हम ब्लड कल्चर करें ताकि हमें पता चल सके कौन सा बैक्टीरिया हमारे मतलब साइनसिस के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हम सीएसएफ का एग्जामिनेशन कर रहे होंगे। सीएसएफ का एग्जामिनेशन नॉर्मल होगा, मतलब लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कोई प्रोटीन ज़्यादा नहीं हो रहे होंगे, कोई मतलब ब्लड सेल्स नहीं ज़्यादा हो रहे होंगे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, सीएसएफ की नेचर नॉर्मल होगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा हमें सिगमंड साइनस थ्रोम्बोसिस के। और ये टेस्ट हमें हेल्प आउट कर रहा होगा कि मेनिंजाइटिस नहीं है, ये लेटर साइनस थ्रोम्बोफ्लेटस है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरे करवा रहे होंगे मस्टॉइड का। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि इसका कॉज क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मस्टर्ड के अंदर पस प्रेजेंट होगी तो हमें जो मस्टर्डाइटिस है ना क्लोडी क्लोडी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता चलेगा ये एक्यूट सपोरेटिव टाइटस मीडिया चल रहा है। अगर तो हमें इसके अंदर कोलेस्टिटोमा देखने को मिलेगा तो हमें पता चलेगा कॉज क्या है, क्रोनिक सपोरेटिव टाइटस मीडिया है। और उसके बाद इमेजिंग स्टडी आ जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम करेंगे कॉन्ट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन। ठीक है, जिसके अंदर डेल्टा साइन देखने को मिलेगा। डेल्टा साइन क्या है वो हम उसको डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारा आ गया एक्सियल कट ऑफ ब्रेन। अब आपको पता है ये हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। ठीक है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हमें डेल्टा साइन देखने को मिल रहा होगा। वो क्या होगा, ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर होगा। आपको वाइटिश वाइटिश नजर आ रहा होगा, ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेंटर में से लेस डेंस है। ठीक है, डेंसिटी सेंटर में से कम है, साइडों पे डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से साइडों से हमें वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा। तो इस कंडीशन को हम कह रहे हैं कि डेल्टा साइन है। उसके बाद हम एमआरआई वगैरह करेंगे। ठीक है, एमआरआई से हमें स्पेसिफिकली पता चलेगा कि हमारा जो क्लोट है कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर कंट्रास्ट इनहांस्ड एमआरआई करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें डेल्टा साइन देखने को मिलेगा। कंट्रास्ट का आपको पता है ना, हम कंट्रास्ट का इंजेक्शन दे रहे होते हैं, फिर कंट्रास्ट मीडियम जाके जो कंडीशन चाह रही होती है, मिसाल के तौर पर अगर क्लोट प्रेजेंट है, क्लोट को वो कंट्रास्ट मीडिया जाके उसको अटैच हो जाता है, फिर हमें बड़ा एक अच्छी सी इमेजिंग मिल रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम एमआरआई वीनोग्राफी भी कर सकते हैं। मतलब वीनोग्राफी में हम देख रहे होते हैं स्पेसिफिकली इसके अंदर ना, इसके अंदर भी हम कंट्रास्ट मीडिया दे रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ कंट्रास्ट मीडिया हमारी वेन्स के अंदर घूम रहा होता है। तो हमें पता चल जाता है अगर कहीं पे भी क्लोटिंग होगी ना, तो मतलब यहाँ तक कि वो कंट्रास्ट मीडिया रुक जाएगा, आगे की इमेजिंग नहीं आएगी हमें, तो हमें पता चल जाएगा क्लोट कहाँ तक प्रेजेंट है। उसके बाद हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे ईयर स्वैब की। मतलब जो कान में से डिस्चार्ज वगैरह निकल रहा होगा ना, उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे, फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक देंगे। आपको पता है ईयर के साथ तो हमारा रिलेशन है इसका। उसके बाद हमारी लेटर साइनस थ्रोम्बोफ्लेटस की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल रही होगी सेप्टिसीमिया। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे थ्रोम्बस टूट रहा है, एम्बोलाइज बन रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी में बैक्टीरियाज जा रहे हैं, पूरी बॉडी में बैक्टीरिया जाएंगे तो पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, सेप्टिसीमिया। ठीक है, उसके बाद हमें पायोजेनिक एब्सेस देखने को मिल सकते हैं। मतलब पस वाले एब्सेस होंगे, वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, लंग्स के अंदर हो सकते हैं, बोन जॉइंट्स के अंदर हो सकते हैं, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हो सकते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, पायोजेनिक एब्सेस कहाँ से आ रहे हैं, बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे क्लोट्स टूट रहे हैं, एम्बोलाई बन रहे हैं, वो एम्बोलाई हमारे लंग्स में जा सकते हैं, लंग्स में करेंगे, बोन जॉइंट्स में जाएंगे, बोन जॉइंट्स में करेंगे, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू में जाएंगे तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन करेंगे। ठीक है, वो होगा पायोजेनिक इन नेचर, पस प्रोड्यूसिंग इन नेचर होगा। उसके बाद अगर हमारा जो एब्सेस है वो चला गया अगर सब एक स्पेस के अंदर, तो मतलब सीएसएफ में चला गया तो हमारे मेनिंजाइटिस कर सकता है। ठीक है, लेप्टोमेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, या फिर सब ड्यूरल एब्सेस हो सकती हैं। आपको पता है सब ड्यूरल स्पेस होती है हमारी ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के अंदर। अगर वहाँ पे हमारा जो पास मटेरियल वहाँ चला गया तो वहाँ पे एब्सेस हो सकते हैं। उसके बाद हमारे सेरिबेलर एब्सेस हो सकते हैं। आपको पता है सेरिबेलम पीछे प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर ये ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, तो ठीक है, सेरिबेलम के हमें एब्सेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जगुलर बल्ब की थ्रोम्बोसिस हो सकती है। जगुलर बल्ब में एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, हमारे मिडल ईयर के नीचे प्रेजेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा मिडल ईयर है ना, तो इसके नीचे हमारा जगुलर बल्ब प्रेजेंट होता है। तो जगुलर बल्ब में आपको पता है हमारी जो जगुलर वेन है वो भी गुजर रही होगी, और साथ में 3 नर्व्स भी गुजर रही होंगी, हमारी 9, 10 और 11th क्रेनियल नर्व। ठीक है, और अगर जगुलर बल्ब के अंदर थ्रोम्बोसिस बन गया तो ये तीनों नर्व्स भी कंप्रेस होंगी और इन तीनों नर्व्स के फंक्शन भी लॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमारा थ्रोम्बस टूटा, एम्बोलाई बने, अगर वो हमारा कैवर्नस साइनस के अंदर चला गया, कैवर्नस साइनस के अंदर जाकर उसने थ्रोम्बोसिस कर दी,
तो हमें आई के सिम्टम देखने को मिलेंगे। आपको मैंने बताया था जो हमारी आई की ड्रेन है जो हो रही थी पहले हमारे कैवर्नस साइनस के अंदर आती है, कैवर्नस साइनस से फिर हमारे जुगुलर वेन के अंदर जा रही होती है। तो अगर कैवर्नस साइनस का ही हमारा थ्रोम्बोसिस हो जाता है, हमें आई में कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कीमोसिस होगा। कीमोसिस ये होता है कि जो हमारा कंजक्टिवा है ना उसका एडीमा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारी प्रोप्टोसिस हो सकती है, मतलब बल्जिंग आइज होगी, फिक्सेशन ऑफ आई बॉल हो जाएगी, आई बॉल की मसल्स नहीं काम कर पाएंगे। इवन के पेपिलोडीमा हो जाएगा, मतलब जो हमारी ऑप्टिक डिस्क है ना जो आई बॉल की उसके अंदर पानी भर जाएगा, उसके अंदर एडीमा हो जाएगा। उसके बाद इवन के हमारा ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस भी हो सकते हैं, मतलब जब हमारा जो सुपीरियर सैजिटल साइनस में बताया सबसे ऊपर जो सुपीरियर सैजिटल साइनस होता है, अगर उसके अंदर हमारा एम्बोला चला गया, वहां जाके उसने क्लोटिंग कर दी, ठीक है, तो हमें ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस देखने को मिलेगा। ये भी एक तरह का ना इसके अंदर हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन हमारा सीएसएफ नॉर्मल होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जाकर डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम ट्रीटमेंट में चलते हैं, सिगमंड साइनस थ्रोम्बोसिस का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है। सबसे पहले तो हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने कल्चरल सेंसिटिविटी का इंतजार करना है, फिर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देनी है और काफ़ी वीक्स तक चला के रखनी है ताकि हमारा जो इन्फेक्शन है ना पूरी तरह रिजोल्व हो जाए। उसके बाद हम मस्टेडेक्टमी की तरफ जाएंगे। मस्टेडेक्टमी डिपेंड करता है, अगर एक्यूट सेपरेटिव टाइटिस मीडिया की वजह से हुई थी तो उसके अंदर हम कोर्टिकल मस्टेडेक्टमी कर रहे होंगे। अगर क्रॉनिक सेपरेटिव टाइटिस मीडिया की वजह से हुई तो उसके अंदर हम मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेडेक्टमी कर रहे होंगे। और उसके बाद हमने एक्सपोजर ऑफ साइनस भी करना है। एक्सपोजर ऑफ साइनस क्या होगा, मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा मतलब मस्टर्ड बोन है, ये मस्टर्ड बोन आ गई, ठीक है। ये वाली वाल होगी ना, इसको हम कह रहे हैं हमारी साइनस प्लेट है, क्योंकि इसके पीछे से ही हमारा सिगमोइड साइनस गुजरा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा सिगमोइड साइनस है और ये वाली मैं जो प्लेट आपको बताई है हमारी होगी साइनस प्लेट, ठीक है। साइनस प्लेट को हम रिमूव करेंगे यहाँ से, मस्टर्ड के अंदर जाके साइनस प्लेट को रिमूव करेंगे, पीछे ही हमें हमारा क्या नजर आ जाएगा, सिगमोइड साइनस। अगर तो उसके ऊपर हमारा पेरिसाइनस एब्सेस होंगे, ठीक है, पेरिसाइनस एब्सेस होंगे तो हमने उसी टाइम उनको रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर पेरिसाइनस एब्सेस नहीं भी होते, अगर हमारे इंट्रासाइनस एब्सेस होते हैं, मिसाल के तौर पर अंदर वाले एब्सेस होते हैं, ठीक है, हमें बाहर से ही नजर आ जाएगा, हमारा जो सिगमोइड साइनस का कलर होगा वो चेंज हो चुका होगा, अनहेल्दी सिगमोइड साइनस नजर आ रहा होगा, तो हमें पता चल जाएगा अंदर इंट्रावीनस सिगमोइड साइनसेस हैं। तो फिर हम इस कंडीशन के अंदर ड्यूरा को काटेंगे, ठीक है, इतना काट लेंगे, इतने को रिमूव करेंगे, ठीक है, और इसकी हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी करने से पहले ना आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि हमने सिगमोइड साइनस की ना सबसे पहले पैकिंग करनी। पैकिंग क्या होगी, मिसाल के तौर पर अगर हमारा सिगमोइड साइनस है और इसके अंदर हमारे इंट्रासाइनस एब्सेस प्रेजेंट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये इंट्रासाइनस एब्सेस प्रेजेंट है और अगर हम इतना एरिया रिमूव करने जा रहे हैं तो उसके पहले हमने पैकिंग करनी है। पैकिंग भी ट्यूब्स ही होंगी, ठीक है, ट्यूब हमने पहले अंदर प्लेस कर देनी है, अंदर वाली साइड पर प्लेस करनी है और हमने बाद में उसको रिमूव करना है। मिसाल पर अगर ये हमारी सारी प्लेट आ गई है तो हमारा पाथवे बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, अंदर ब्लड फ्लो होता रहेगा। लेकिन हमने उसके बाद जो नीचे वाली लेयर है उसको रिमूव कर देना है जिसके अंदर एब्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। उसको रिमूव करने के बाद फिर हमने बाहर से भी ऐसी ही एक पैकिंग दे देनी है, ठीक है, पैकिंग कर देनी है और 5 से 6 दिन वेट करना है कि जख्म खुद ब खुद थोड़ा नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद हमने ना ये पैकिंग को रिमूव करना है और जो जहाँ पे इंसिजन दिए हुए हैं उसको सुचर कर देना है और अपने स्कल को बंद कर देना है, हमारी कंडीशन ओके हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा लाइगेशन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन, जो कि अब बहुत ज़्यादा रेयर है। ये पहले दौर में किया जाता था जब एंटीबायोटिक्स अच्छी नहीं थी या सर्जिकल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था, ठीक है। जब वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं काम करता था, तो आपको पता है जो हमारे एम्बोलाई बन रहे होंगे वो हमारे जुगुलर वेन से हमारे नीचे बॉडी में आ रहे थे। मैं आपको बताया था लंग्स में जा रहे हैं, कहीं कहीं पे जाके एब्सेस कर रहे हैं, पायोजेनिक इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और साथ में हमें सेप्टिसीमिया के खतरात भी हैं। तो उस केसेस के अंदर हम जुगुलर वेन को ही लाइगेट कर देते, बंद कर देते ताकि इन्फेक्शन नीचे वाली बॉडी में ना आ सके, इन्फेक्शन ऊपर ऊपर ही रहे। और उसके बाद एंटीकोएगुलेंट थेरेपी है। एंटीकोएगुलेंट थेरेपी भी हम तब कर रहे होते हैं जब आपके थ्रोम्बोसिस कैवर्नस साइनस के अंदर जा रहे हों। कैवर्नस साइनस के अंदर जाएंगे तो हमारे आइज के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, पेशेंट परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है। उस कंडीशन में बचाने के लिए हम एंटीकोएगुलेंट दे रहे थे। ये भी अब बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि एंटीबायोटिक्स का दौर आ चुका है, क्योंकि अब बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद हमारा स्पॉटिव ट्रीटमेंट आ जाएगा। स्पॉटिव ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं आप लोगों को बताया था कि जो हमारा एनीमिया भी हो रहा था, ठीक है, तो एनीमिया के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे ताकि पेशेंट एनीमिया को डील कर सके और उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो सके। दैट्स ऑल फॉर सिगमोइड साइनस थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।